और ऐसे हाथ फैला के मुझसे बोलते हैं कि मेरी बाहों में आ जाओ। मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बात को जब मैं याद करती हूँ। चरित्र इस इंसान को मैं क्या समझती थी, इतना गंदा आदमी, इतना गंदी सोच का आदमी। आज मैं उसकी कोई इज्जत नहीं करती हूँ, उस टाइम पे मैं उसकी इज्जत करती थी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वो मेरे सामने आए, मेरे से बात मेरे सामने कह के दिखाए अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो, और जिससे जो किया जाए कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। और आज आप लोगों को मैं आप बीती बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से कह रहे हो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि दीदी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताइए। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक बोझ है जो मैं हल्का करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3-4 साल पहले मैं हाथरस रहती थी और गुड़िया नहीं थी उस टाइम पे, क्यूटी था। मतलब हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी गंदी सोच भी किसी को हो सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। लेकिन आज दुनिया से भरोसा उठ गया मेरा। आज मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। उस दिन से जो उस दिन हुआ मेरे साथ में, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती। इंसान कहते हैं ना, हालातों का, परिस्थितियों का ऐसा फ़ायदा इतने गंदे तरीके से फ़ायदा उठाता है। ना तो अपनी वो उम्र देखता है, मतलब वो कुछ भी नहीं देखता। अगर उसके दिमाग में कोई षड्यंत्र चल रहा है, अगर उसके दिमाग में गंदगी कचरा भरा हुआ है, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ उस चीज़ को। तो हाथरस में जब गई थी, मैं शिफ्ट हुई थी हाथरस में, तो एक अंकल थे। अगर उनको दादा या बाबा भी कहा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन मैं उनको अंकल बोलती थी। शहर का नाम और उन अंकल का नाम, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो में। लास्ट में आप वीडियो को जो है एंड तक देखें। क्या हुआ कि उन्होंने हमारी हेल्प की जब मैंने रूम लिया, क्योंकि हाथरस में मैं किसी को जानती नहीं थी। तो उन्होंने हेल्प की थी रूम लेने में। उन्होंने ज़्यादा हेल्प नहीं की थी, बस उन्होंने एक घर बताया था, वो घर हमको पसंद आ गया था, हमने वो घर ले लिया। तो घर तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक रूम था, छोटा सा, बहुत छोटा सा रूम था, उसमें ना किचन थी ना कुछ था। कहते ना, हाथरस मेरे लिए नरक जैसा था। बहुत बुरा अनुभव रहा मेरा हाथरस का, बहुत बुरा अनुभव रहा। वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक दिन, वो अलग वीडियो में। लेकिन क्योंकि अभी हम जो है ट्रैक से हट जाएंगे, अभी मैं दूसरी टॉपिक पर बात कर रही हूँ, तो मैं वो बताती हूँ आपको। तो मैंने वो रूम ले लिया वहाँ पे, और मुझे नहीं पता था पहली नज़र से उस बुड्ढे के, सच बता रही हूँ मैं, मेरे मुँह से बुड्ढा ही निकल रहा है। और क्यों? क्योंकि मैं उस बंदे को इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देती थी, बहुत बहुत ज़्यादा मैं मानती थी उनको। लेकिन जब उन्होंने ऐसी हरकत कर दी ना, तो उसके बाद नहीं बता सकती मैं आपको। तो ऐसे करके उनके दिमाग में पहली बार से क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। वो मुझको बेटा बेटा बोलते थे और मैं उनको अंकल बोलती थी। तो मैं कॉलेज जाती थी, 10 साढ़े 10 में कॉलेज जाती थी, 4:10 पे आ पाती थी मैं अपने घर कॉलेज से। 4 बजे तो छुट्टी होती थी। ऐसे करके था, बहुत टाइम गुजर गया, 2-3 महीने हो गए, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था ना, मैं, क्योंकि हम जानती नहीं थे उनको। तो मैं कभी ना उनके पास गई ना, वो मैं, उनका क्लिनिक था, मैं इतना ही बता दूँ। तो जाने से आप लोग सोचेंगे ना कि उनके पास क्यों नहीं गई, तो उनके घर जाने की बात नहीं कर रही हूँ। उनका क्लिनिक था, और जिस गली में मैं रहती थी उस गली में एंट्री करते ही, जैसे गली में घुसते ना, तभी उनका क्लिनिक पड़ता था। और एंट्री करने के बाद में ऐसा मान लीजिए 150 मीटर की दूरी पे, या 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे मेरा, जहाँ मैं रहती थी, वो घर था। वो रहती थी वहाँ। अच्छी बात ये थी कि वहाँ कैमरे लगे हुए थे, जिस घर में मैं रहती थी वो बहुत। तो ऐसे करके मुझे 5-6 महीने ऐसे हो गए वहाँ पे। तो अंकल हैं जिनकी बात मैं बता रही हूँ, उनकी बेटी रहती थी दुबई में, और वो अपना घर बनवा रही थी अलीगढ़ में। तो वो मुझे लगता है वो कमाने खाने गए होंगे दुबई में, और उसके बाद में जब भी वो कभी आएंगे वापस, तो वो अलीगढ़ में रहेंगे, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ में प्लॉट लेके मकान वो बनवा रहे थे। तो जो मकान बनवा रहे थे उसकी देख रेख ये अंकल करते थे। ये वहाँ पर जाते थे, हर हफ्ते जाते थे, या कितने दिन में भी जाते थे, लेकिन जाते थे, यही सारी चीज़ों को देख रहे थे, है ना। तो इनकी जो अंकल हैं, इन अंकल की लड़की ने इनको एक कार दिलवा रखी थी, उस के ये इस कार से आप चले जाया करो, क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी हो, बेटी पैसे वाली होगी इसलिए दिलवाई होगी। तो दिलवा रखी थी, क्या बस से मत जाया करो, आप जल्दी जल्दी चक्कर लगाते हो, तो ऐसे करके आप इससे कार से चले जाया करो। तो ये अंकल कार से अकेले जाते थे, ड्राइवर होता था। तो ये अंकल मेरे हस्बैंड को ले जाने लगे। वो मेरे हस्बैंड को बोले कि अगर तुमको अलीगढ़ कभी जाना हुआ करे तो बता दिया करो, मैं रोज़ सा अलीगढ़ जाता हूँ, है ना, तो तुम बस से क्या जाते हो, हमारे साथ ही चले जाएगा, किराया बचेगा। तो ऐसे करके मेरे हस्बैंड के और इन अंकल के अच्छे संबंध बन चुके थे, और तो ऐसे करके ये लोग आने जाने लगे। ठीक है, तब भी मेरा ऐसा कोई नहीं था, मैं इनको ज़्यादा अच्छे से जानती भी नहीं थी अंकल को। ऐसे करके मुझे हाथरस में 1 साल हो गया
कभी कभार हाँ ऐसा होता था, कभी कभी रास्ते में से मैं जा रही हूँ, कहीं से आ रही हूँ, सब्जी लेके आ रही हूँ या कॉलेज से आ रही हूँ, तो ये मुझे रास्ते मिल गए तो हाँ नमस्ते कर लेती थी, नमस्ते अंकल जी, इतना, क्योंकि उन्होंने रूम दिलवाया था तो कहते ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो इनको इज्जत दे देती थी। एक बार मुझे अलीगढ़ जाना था और उसी दिन ये अंकल भी जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड जो है बोले कि तो चलो उन्हीं के साथ में चलते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और वो अंकल और ड्राइवर, ठीक है ना, ये 4 लोग थे, हम लोग अलीगढ़ चले गए। तो ऐसे करके फिर मैं उनको जानने लगी, वो तो इतना मतलब इतना कहते ना विश्वास जमने लगा मेरा उन पे। कभी कभी जो है ना उनकी जो वाइफ थी वो आ जाती थी मेरे पास में, नाती पोते ऐसे थे, क्यूटी से बड़े थे उनके नाती पोते, तो समझ सकते हो कितनी एज होगी उनकी, और वो मेरे से एक बात कहते थे जिसका मतलब मैं नहीं समझ पाती थी कभी भी। जैसे कभी कभी बात होती थी तो ये कहते थे कि बेटा मैं तुम लोगों से बहुत मोहब्बत मानता हूँ। तो ऐसे मैंने मुस्लिम लोगों के मुंह से बहुत सुना था मोहब्बत मानने का, मतलब मोहब्बत मानते हैं हम लोग। किसी रिश्तेदारी के बारे में बात करते थे तो वो लोग कहते थे, ऐसे कहते थे कि हम वो बहुत मोहब्बत मानते हैं। तो मोहब्बत मानते हैं, वो वाली मोहब्बत कहते हैं इश्क मोहब्बत, वो वाली मोहब्बत की तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, कभी नहीं, क्योंकि एज उनकी इतनी इतनी एज उनकी, और मैं बच्ची, मुझे बेटा कहते थे, मैं उनको अंकल बोलती थी ऐसे करके। तो कभी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और सिर्फ मेरे अकेले के लिए वो कभी बोलते नहीं थे, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोलते थे कि मैं, पहले मेरे हस्बैंड के लिए बोलते थे कि मैं जो है मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि मैं उससे भी बहुत मोहब्बत मानता हूँ, तुमसे भी बहुत मोहब्बत मानता हूँ। तो कभी मेरा ध्यान इसलिए इधर उधर नहीं गया। तो मुझे खुशी होती थी जबकि वो ऐसा कहते थे, मुझे खुशी होती थी कि देखो अंकल कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों की तरह हम लोगों को समझते हैं। तो इसीलिए मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद में बहुत टाइम हो गया, 2 साल मुझे हाथरस में हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, वो अंकल घर पर आए, जहाँ मैं रहती थी उस रूम पे आए, और सुबह सुबह का टाइम था, मैं कॉलेज जाने वाली थी, तैयार मैं हुई नहीं थी तब तक, तैयार होने वाली थी। तो मैं 9:30 बजे मैं तैयार होना शुरू होती थी, और तो यानी कि वो 9:30 से पहले ही आए थे, मैं तैयार नहीं होती थी। तो 9 बजे का सुबह का टाइम होगा, सुबह के 9 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो वो अंकल आते हैं घर पे, और हमारे पास कुछ ज़्यादा सामान था नहीं, क्योंकि हम लोग किराए पे ही रहते थे वहाँ पे। एक चारपाई थी और एक नीचे गद्दा बिछ रहा था, बस इतना ही था, और किचन का सामान था, उसी कमरे में किचन था, हमने सेट कर रखा था एक कोने में ही, है ना। तो वो अंकल आते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं जाओ कचौड़ी ले आओ, मेरा कचौड़ी खाने का। थोड़ी देर बैठे, फिर बोलते मैं कहा अंकल आएंगे, तो मैंने अंकल चाय बना देती हूँ आपके लिए। तो बोले नहीं नहीं चाय रहने दो, मेरा कचौड़ी खाने का मन है। और तो मेरे हस्बैंड से बोले, हस्बैंड को पैसे दिए, उनको बोले कि जाओ कचौड़ी ले आओ। तो वो मेरे हस्बैंड कचौड़ी लेने चले गए, और मैंने बताया ना, ऐसा मेरे दिल में भी उनको लेकर कोई डर नहीं था, क्योंकि बिल्कुल बराबर में ही जिस रूम में मैं रहती थी उस रूम के बराबर में एक और रूम था जिसमें कंप्यूटर सेंटर चलता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको लोग डिटेल में बताऊंगी किसी वीडियो में, ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी इतना मैं बता दे रही हूँ जितना जिस वीडियो के लिए ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, और कैमरे भी लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, उसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, तो जो मुझे कोई डर होता। तो मेरे हस्बैंड चले गए जो है कचौड़ी लेने, और फिर भी उन्होंने बहुत मना किया कि जो है चाय मत बनाओ, लेकिन मैं उनकी इतनी इज्जत करती थी, मैं चाय बनाने के लिए पानी मैंने गैस पर रख दिया, नहीं मैं कि नहीं अंकल चाय बनाती। तो मैंने 2 कप उठाए, कप हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं थे, तो रखे हुए थे 2-3 दिन के कप, तो मतलब धुले हुए तो थे, लेकिन कहते ना जब यूज करते तो मन करता कि धो लो, तो मेरा भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं उनको धो लूँ। पता नहीं क्यों मैं उन कपों को उठा के धोने जा रही थी बाथरूम में। मैं बाथरूम में धोती थी कपड़े, मतलब कपड़े नहीं बर्तन, कपड़े भी बाथरूम में धोती थी, लेकिन वहाँ पे जो बर्तन मैं धोती थी वो बर्तन भी मैं वहीं पे धोती थी बाथरूम में, तो वहाँ भी किचन नहीं था ना इसलिए। तो पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं रूम से निकलने वाली थी कप लेके, तो उन अंकल ने ऐसी बात कही, ऐसी बात कही कि जब भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। जैसे ही मैं पता है रूम से निकलने वाली थी ना, बैठे हुए थे वो अंकल चारपाई पे, और मुझसे बोलते हैं कि नहीं मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, चाय रहने दो। मैं कि नहीं अंकल मैं अभी आती हूँ कप धो के। पता नहीं क्यों जब उन्होंने ऐसे कहा तो मेरे को अजीब सा लगा, और फिर जब जब तक मैं रूम से निकल नहीं पाई हूँ तब तक कहते हैं कि मेरा नाम लेके कि सुनो। मैं कि हाँ। और उन्होंने ना ऐसे करके, वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने हाथ ऐसे फैला दिए, और ऐसे हाथ फैला के मुझसे बोलते हैं कि मेरी बाहों में आ जाओ।
जब उन्होंने ऐसे कहा ना कि मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे ऐसे धक्क हो गई। मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बात को जब मैं याद करती हूँ कि मेरी बाहों में आ जाओ। कोई ऐसे कैसे कह सकता है किसी से? मैं उनकी बिल्कुल कहते ना बच्ची की उम्र की, और उनकी उम्र होगी कम से कम 70 के आसपास होगी उन अंकल की उम्र। और मैं इतनी बुरी तरह से डर गई उस टाइम पे, जैसे उन्होंने कहा तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, धक धक धक, तो इतनी तेज घबराहट मुझे हो गई क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कि अंकल इस तरह से बोलेंगे। और ना तो मेरे मुँह से कहते ना कोई बदतमीजी कर जाता तो गाली निकलती है, या कोई गुस्सा करता है, या कुछ उल्टा बोलता है। मेरे तो मतलब एकदम शांत, ना कोई शब्द निकला मेरे मुँह से, ना कुछ, बस एक धक धक बहुत बुरी तरह से अंदर से एक डर बैठ गया मेरे अंदर। बस मुझे ये लग रहा कि मेरे हस्बैंड जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। और उन्होंने जैसे ऐसे जितना कहा ना, मैंने ना उनकी तरफ लौट के देखा ना कुछ, मैं सीधे बाथरूम में चली गई। दोनों कप मेरे हाथ में लग रहे थे, दोनों कप मैं हाथ में लेके बाथरूम में चली गई। मैं बहुत देर तक बाथरूम में खड़ी रही, ना मैंने वो कप धोए, ना मैं बाथरूम से निकली। और एकदम ऐसे कहते ना स्टैचू बन के बाथरूम में ही खड़ी रही बहुत देर तक। दरवाज़ा मेरे बाथरूम का बंद कर लिया था, और बस मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आ जाए, मेरे हस्बैंड आ जाए। और मेरे हस्बैंड कुछ थोड़ा तो उनको टाइम लगा, और वो आ गए। और जब मैंने उनकी आवाज़ सुन ली कि हाँ आ गए हैं, तब मैं बाथरूम से निकल के आई। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँ कि ये अंकल इस तरह से कह रहे थे, और ना मैंने उन अंकल को कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं बाथरूम से निकल तो ज़रूर आई, लेकिन मैं रूम में नहीं आई। पता नहीं क्यों मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन अंकल का सामना कर सकूँ। मुझे ऐसा लगा गुनाह उन्होंने नहीं, गुनाह मैंने किया है। जैसे ये बात उन्होंने नहीं, मैंने कुछ ऐसा गलत बोला हो। इस तरह से मेरा कुछ नहीं बोली मैं। और वो अंकल आए, और जो कचौड़ी वचौड़ी मिली थी या नहीं मिली थी मुझे तो ध्यान भी नहीं इस बात का, क्योंकि वो दूसरी बात ही इतनी बड़ी हो गई थी। तो उसके बाद वो अंकल चले गए, और जब वो चले गए तब मैं रूम में आई। और बस मुझे ये था कि मैं कमरे में रुकना नहीं चाह रही थी अपने वहाँ पे, और मैं चली गई। मैं कॉलेज चली तो गई, बट लेकिन कॉलेज में होकर भी मैं कॉलेज में नहीं थी। मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता रहा, वो बात बार बार रिपीट हो रही। वो मतलब मेरा दिमाग कहते ना बिल्कुल जीरो हो चुका था उस टाइम पे। बस एक ही बात चल रही थी, इस इंसान को मैं क्या समझती थी। देखो मेरे अभी भी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये देखो उस बात को याद। तो वो बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन लगाया कॉलेज से ही, और उन आंटी से मैंने बात की। और आंटी को जो बात थी मैंने वो सब बता दी। मैंने कि अंकल ऐसे आए थे सुबह, और ऐसे 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 करके उन्होंने कहा था मुझसे। और जब मैं कॉलेज से गई तो वो आंटी घर पे आई थी। आंटी अच्छी थी खैर, लेकिन एक बात से वो ख़राब थी कि उनका हस्बैंड ऐसा था। फिर भी ना वो अपने हस्बैंड से कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कहा। बस मुझसे ही कह रही थी ये बात किसी से कहना मत, ये वाली बात वो मुझसे ही कह रही थी कि ये बात किसी से कहना मत। और उनके लड़के का नाम था फरहान, तो कह रही थी फरहान को भी मत बताना। मेरे मन में तो आ रहा था कि उनके बेटे को भी मैं बोलूँ इस बात को, लेकिन सबसे पहले मैंने आंटी को बोला। लेकिन आंटी घर पे आई फिर बोली कि नहीं ये बात किसी को मत कहना, अपने हस्बैंड को भी मत बोलना, झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके। और ये बात मैं बहुत दिन तक नहीं भूली, बहुत दिन तक नहीं भूली, बहुत दिन तक। पता नहीं क्यों हस्बैंड से कहने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत टाइम हो गया, कई महीने हो गए। कई महीने बाद ये वाली बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई कि वो अंकल एक दिन ऐसे ऐसे आए थे, और उस दिन जिस दिन आप वहाँ गए थे ऐसे भेजा था उन्होंने आपको, और ऐसे ऐसे वो कह रहे थे। बात पुरानी हो चुकी थी, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था इस बात का। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब ये बात हुई थी जिस दिन, उस दिन के बाद मैंने उस बुड्ढे का ना तो नाम लिया। आज मैं उसकी कोई इज्जत नहीं करती हूँ, उस टाइम पे मैं उसकी इज्जत करती थी। इतना गंदा आदमी, इतना गंदी सोच का आदमी, मतलब कहते ना मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और दिमाग में इतनी गंदी सोच, इतना गंदा कचरा भरा हुआ। पता नहीं इंसान कैसा इंसान है। वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। मैं इंसान उसको गलत बोल रही हूँ, वो इंसान नहीं है।
मैं उसको इंसान की उसको जो है संज्ञा नहीं दी जा सकती। और उसके बाद से उस बुड्ढे से ना मुझे कभी, बहुत कम ऐसा हुआ वो मुझे कभी रास्ते मिला था, कभी मिल भी गया तो मैंने कभी उसे ना नमस्ते की ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। इतना टाइम हो गया, मैंने हाथरस छोड़ दिया। हाथरस के बाद में फिर और शहरों में मैं और जगह कई जगह रही, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने कहा था ना मैं उस बुड्ढे का नाम भी आप लोगों को बताऊंगी, शहर भी बताऊंगी, कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वो मेरे सामने आए, मेरे से बात, मेरे सामने कह के दिखाए अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो। उस बुड्ढे का नाम है अहमद अकील कुरैशी, जो कि हाथरस शहर में रहता है। कि जो सच है ना, अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं सच बोलूंगी सबके सामने, सबका सच लेकर आऊंगी, और जिससे जो किया जाए कर ले। क्योंकि बहुत डर ली मैं, बहुत जो है घुट घुट के जी ली मैं। तो बस ये शेयर करने का मतलब इतना ही था कि मैं अपना जो मेरे कहते हैं एक बोझ था मेरे दिल पे, और वो मेरा बोझ जो है आज उतर गया। और आप लोगों को भी आज एक चीज़ जो है ये पता चल गया कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। एक कहावत भी है, शायद कोई शायरी है क्या है पता नहीं, इतने खतरनाक क्या है कि इतना डर लड़कों से नहीं है जितना बुड्ढों से है, ऐसे करके कुछ है, मुझे अभी वक्त पे याद नहीं आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सच है, इतना खतरा ना लड़कों से नहीं है जितना इन बुढ़े लोगों से होता है। जितने ये बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अधेड़ उम्र के या बुजुर्ग होते हैं, इन लोगों से बहुत खतरा होता है। इन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोग दिखाते नहीं है चेहरे पे, लेकिन इनके अंदर बहुत गंदगी। मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोगों के प्लीज़ बुरा मत मानिए, सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी गंदी सोच के होते हैं, और इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक नकाब होता है, जैसे इस बुड्ढे के चेहरे पे नकाब था एक अच्छे इंसान होने का, और इसके पीछे एक शैतान निकला। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।